जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो अपना मॉक टेस्ट हुआ था 02584 के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपका कहता है, एनालॉगी सादृश्यता से ये प्रश्न लिया गया है कि जो रिलेशन टीथ और पायरिया का है वही रिलेशन एक्जिमा का किसके साथ है। तो आपको पता है कि दांत में होने वाले रोग को क्या कहते हैं, पायरिया कहते हैं। यानी पायरिया एक तरीके से दांतों में होने वाला रोग है। यही रिलेशन आपको अगले वाले जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर आपको बताना है। तो बताओ, देखिए एक्जिमा किससे रिलेटेड है। तो आप बोलो सर दांत से पायरिया रिलेटेड है, वैसे ही एक्जिमा जो है वो स्किन से रिलेटेड एक तरीके का रोग है। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये इतना आसान सा प्रश्न आपको दिया था अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज इन बीमारियों के बारे में है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है आपका अल्फाबेट एनालॉगी का। और अल्फाबेट एनालॉगी को सोल्व करने का तरीका क्या है कि आपको पहले प्लेस वैल्यू यानी क्रमांक लिखने होंगे। जैसे पी एन एल जे से आपको लिखा गया है आई जी ई सी। तो देखो पी एन एल जे का क्रमांक क्या है, पी का क्रमांक 16, एन का 14, एल का 12 और जे का 10। आई का क्रमांक आप कहोगे 9, जी का कितना 7, ई का कितना 5 और सी का कितना 3। अगर इसमें अगर अपन लॉजिक देखें तो ये देखो -7, यहाँ पे भी -7, यहाँ पे भी -7 और यहाँ पे भी -7। तो जो लॉजिक लिया गया है पहले वर्ड से दूसरे वर्ड का वो -7 का है। लेकिन अगर आप वी टी आर पी के अंदर अगर इनके क्रमांक लिखोगे, जैसे वी का क्रमांक 22, टी का 20, आर का कितना 18, पी का कितना 16, और आप इसमें से -7 जैसे ही करोगे तो -7 करने का आपका आना चाहिए 15 और 15, यानी आंसर आपका ओ से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि आप देखोगे चारों ही ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर नहीं है। तो देखो एक लॉजिक और भी है कि -7 तो है ही। -7 क्या कहता है, -7 ये कहता है कि जो माइनस होने वाली संख्या वो एक कांस्टेंट है। -7 -7 -7 -7, यानी एक ऐसा ऑप्शन होगा जहां पे कांस्टेंट डिफरेंस होगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 पे आओगे तो जैसे इसके क्रमांक लिखोगे, क्यू का क्रमांक कितना होता है 17, ओ का 15, एम का 13 और के का 11। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो -5, ये भी -5, ये भी -5, ये भी -5। तो एक कांस्टेंट डिफरेंस वाला लॉजिक आपको देखना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड की ओर चलेंगे। यहाँ पर आपको ओड वन आउट बताना है, यानी आपको 3 में सिमिलरिटी बतानी है। जब भी ओड वन आउट का क्वेश्चन आए आपका पहला काम होगा 3 में सिमिलरिटी बनाना। तो अगर बात करें पीपल, कोरिएंडर और रोजमरी और मिंट की, तो इनमें से अगर इन 3 की बात करें, कोरिएंडर, मिंट और रोजमरी, ये तीनों एक तरीके के प्लांट है। ठीक है, प्लांट यानी पौधे हैं। जबकि पीपल क्या है, पीपल आपका ट्री है। ठीक है, रेस्ट आर प्लांट्स। तो सिमिलरिटी क्या है, प्लांट्स की है, और ट्री आपका क्या हो गया, अलग हो गया इनमें से। तो पीपल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 4 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक जीके बेस आपको एनालॉगी पूछी है, जहां पे आपको 4 तरह की रिवर दी है, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और वेगई। देखो ऐसे प्रश्नों को वो बच्चा आसानी से कर लेता है जिसका थोड़ा सा स्टैटिक जीके ठीक है। बाकी ये रीजनिंग का पार्ट मेरे को नहीं लगता है कि ये कोई रीजनिंग का पार्ट है, ये जीके एनालॉगी होती है। ठीक है, फिर भी आपको तो करना ही है क्योंकि जीके भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो आप देखिए, कावेरी, कृष्णा और वेगई में एक समानता है। क्या है कि ये तीनों ही नदी कहां पे जाके मिलती है, बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। जबकि नर्मदा कहां जाके मिलती है, तो आप कहोगे सर अरब सागर में, यानी अरबियन सी में। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी 3 नदियां कहां जाके मिल रही है, बे ऑफ बंगाल में, जबकि नर्मदा जो है वो आपको कहां जाके मिलती है, अरबियन सी के अंदर। क्लियर होगी बात। तो ओड वन आउट के हिसाब से आंसर क्या हो गया, नर्मदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो एक थोड़ा सा इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन आपका, कि आपको एक वर्ड दिए हैं, वर्ड के अंदर कुछ लेटर्स है, जैसे ई वाई डी एस एन वाई। इन लेटर्स का यूज करके आपको एक वर्ड बनाना है। वो वर्ड या तो किसी पशु का नेम होगा, या किसी माउंटेन का नेम होगा, या रिवर का नेम होगा, या फिर सिटी का नेम होगा। तो अगर इन 5 लेटरों का यूज करके मैं एक वर्ड बनाऊं, कौन सा, एस डी एन ई वाई। ठीक है, 5 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। तो 1 2 3 4 5 क्या मिस कर दिया, सिडनी। अच्छा, सिडनी बनाना है ना, तो सिडनी में SYDNEY। ठीक है, ये आपका सिडनी हो गया। और सिडनी क्या है,
एक प्लेस है, एक जगह है, कहां पर, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। तो ये एक सिटी का नाम है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि आपको एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है। डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आपकी ये 4 डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये आपकी वेस्ट, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। अगर नॉर्थ में जा रहा है व्यक्ति और इस साइड जाता है तो राइट, यहाँ पर इस नीचे की ओर आएगा तो राइट, और साउथ से इस साइड आएगा तो राइट, और वेस्ट से ऊपर की ओर जाएगा तो राइट, और इसका उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट। किसी भी डायरेक्शन से राइट और लेफ्ट देखने का एक तरीका और बताया था कि अपनी फिंगर्स को आप डायरेक्शन की दिशा में करें। जैसे आपने उंगलियां जो है वो अपने किधर कर लिए, डायरेक्शन की दिशा में। ये जो हथेली का हिस्सा है वो हमेशा राइट को बताता है, ठीक है। जैसे पश्चिम की ओर है तो ये हथेली नीचे की ओर है तो नीचे की ओर राइट होगा, ठीक है। अगर साउथ की ओर है तो हथेली इस साइड है तो साउथ की ओर से राइट इस साइड हो जाएगा। या फिर क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है वो क्या हो जाता है, राइट, और अदर पार्ट क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। प्रश्न कहते हैं राम अपने घर से चलना आरंभ करता है, 3 किलोमीटर साउथ की ओर जाता है, यानी दक्षिण की ओर। मान लो ये उसका घर है, ठीक है, और यहां से 3 किलोमीटर जाने का मतलब नीचे की ओर आएगा, ठीक। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ता है और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखो, अगर साउथ में मेरा फेस है तो इस साइड तो राइट होता है, लेफ्ट किधर होगा, इस साइड, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह राइट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अगर मेरा फेस किधर है, ईस्ट की ओर, तो यहां से राइट क्या होगा, नीचे की ओर, और ये राइट कितना चलता है, ये राइट चल के चलता है 3 किलोमीटर, ठीक है। अब वहां से वह लेफ्ट मुड़ता है और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब यहां से लेफ्ट मुड़ना है तो यहां से लेफ्ट किधर हो गया, इस साइड, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया। अब आपको पूछिए हवाई दूरी। हवाई दूरी का मतलब होता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला दो, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस जो आपको ग्रीन कलर में मैंने आपको दिखाई थी, ये डिस्टेंस आपको बनानी है। जब भी आपको तिरछी दूरी निकालनी हो, यानी आपको डायगोनल एक पाथ तय करना हो, तो याद रखना हमेशा आपको एक राइट एंगल का निर्माण करना पड़ेगा, यानी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। अगर मैं इस लाइन को नीचे की ओर बढ़ा दूं और इस तरीके से इसको मिला दूं तो क्या ये एक राइट एंगल नहीं बन गया क्या? क्या ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया क्या? आप बोलोगे जी सर। अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया तो आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, ठीक है। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर यानी लंब। और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी अपनी? आधार यानी बेस। तो अगर मैं एक शॉर्ट में एक डायग्राम बनाऊं तो आपको इस तरीके का एक राइट एंगल दिख रहा है जिसमें आपको ये ज्ञात करनी है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर ये तो 4 और 4 ये, तो टोटल कितनी होगी? 8। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 8, ठीक है। और उसके बाद अगर इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितनी होगी? आप बोलोगे सर ये 3 है और 3 ही है नीचे, तो 3 और 3 कितनी होगी? 6। अब आपको पता है कि एक तरीका तो क्या अपन को कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? जो आपका हाइपोटेन्यूज थ्योरम है यानी पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कहता है। इससे आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। जबकि ये आपको थ्योरम यूज नहीं करनी होगी अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है? ट्रिपलेट्स का मतलब होता है वो 3 संख्याएं या वो 3 भुजाएं जो एक राइट एंगल का निर्माण करती है। आपको एक ट्रिपलेट्स याद होगा, कौन सा? 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 मिलकर एक राइट एंगल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने 3 की जगह तो क्या है? 6, और 4 की जगह कितना है? 8, ठीक है। तो अगर ये डबल आ रहा है तो 5 का भी डबल होके ये कितना हो जाएगा? 10। यानी तीसरी भुजा हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? 10। अगर आप यहाँ पे भी लगाओगे तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 64, और 6 का स्क्वायर 36, और 100 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? 10। तो ये हाइपोटेन्यूज थ्योरम वो बच्चा नहीं लगाएगा जिसको ये ट्रिपलेट्स याद होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर, ठीक है। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जो आपको डायग्राम दिया गया उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करो। तो देखो ये बात तो आपको सभी को पता होगी, क्लास में भी मैं हर बार बताया आपको
कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम दिखता है तो इसमें 3 ट्रायंगल होते हैं, 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3। ठीक है, तो इसमें आपको 2 डायग्राम ऐसे दिख रहे हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, तो यहां से कितने आ गए 3, और एक ये वाला, तो यहां से कितने आ गए 3। अच्छा, एक ये भी तो बन गया अंदर। भाई आपने कौन से 3 देखे, एक तो ये वाला, ठीक है, इसके 3 देखे, और एक कौन से के देखे, बड़े वाले के 3। लेकिन एक 3 का और पेयर दिख रहा होगा आपको, कौन सा, ये वाला। तो 3 का एक पेयर ये भी है, तो 3 3 6 और 3 9, और 9 के अलावा ये जो छोटे छोटे 2 आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये 10, ये 11, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हो गए 11। 11 के अलावा भी कोई ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा है तो बताओ। 11 ट्राइंगल यहाँ पे हो गए, और 11 के बाद ये 3 काउंट हो ही गए, ठीक है, ये 3 काउंट हो गए, और 3 बड़े वाले हो गए, ठीक है। और अगर कोई ट्राइंगल की बात करें तो कौन सा बनेगा, 11 के बाद, हाँ ये देखो 2 ट्राइंगल, ये देखो, अगर मैं इन ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 ट्राइंगल और आएंगे, तो टोटल कितने ट्राइंगल आएंगे, 13 ट्राइंगल आएंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर यहाँ पे मिरर लगा दें तो आपको कैसा दिखाई देगा। इस मिरर को आप जल प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है, यानी अगर मिरर को आप हॉरिजॉन्टल यानी 36 दिशा में रखते हो तो ये एक तरीके का जल प्रतिबिंब देगा। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि केवल अप और डाउन चेंज होता है, राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता। तो पहली बात तो जो चीज राइट में वो राइट में रहेगी, जो चीज लेफ्ट में वो लेफ्ट में रहेगी। तो ये जो शेडेड पार्ट वाली चीज है वो राइट में रहेगी। जिस ऑप्शन में आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही है पहले उसको हटाओ। तो देखो इसमें लेफ्ट में दिख रही है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें लेफ्ट में दिख रही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो देखो सबसे ऊपर मेरे को यहाँ पे सर्किल में डॉट दिखाई देगी राइट साइड में। तो देखो सर्किल पे डॉट है, ठीक है, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो। यहाँ पे देखो डॉट गायब कर दी, ये भी नहीं होगा, और ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। तो अपन ने इस तरीके से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। हमेशा नॉन वर्बल जो भी रीजनिंग होती है उसके अंदर आपको 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं। जैसे भी करके आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, चौथा अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, जहां पे FIRST को कोड किया गया है HKTUV, और उसी प्रकार सेकेंड को कोड किस तरीके से किया जाएगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले इनका क्रमांक लिखना होगा। जैसे F का क्रमांक कितना होता है 6, I का 9, R का 18, S का 19 और T का 20। और इसका कोड जो किया गया है उनके क्रमांक लिख लो। जैसे H का क्रमांक कितना होता है 8, उसके बाद K का 11, T का 20, U का 21 और लास्ट में V है तो इसका 22। लॉजिक आराम से समझ में आ गया होगा। +2 +2 +2 +2 +2 यानी +2 की कोडिंग की गई है। अब डायरेक्ट आते हैं आंसर पे। अगर S में +2 कर दोगे, S का क्रमांक होता है 19 और 19 2 21 यानी क्या आएगा U। E का क्रमांक 5 होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा G, ठीक है। C में 2 जोड़ेंगे तो 5 यानी E आएगा। O में अगर 2 जोड़ेंगे, C में 2 जोड़ना है 5 नहीं, O में 2 जोड़ेंगे तो 15 2 17 क्या आएगा Q। N में 2 जोड़ेंगे तो 16 P, और D में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 यानी कितना आएगा F। UGEQPF आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, UGEQPF आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक सीरीज पूछी है, वो भी कौन सी, अल्फाबेट सीरीज। और अल्फाबेट सीरीज कह दो, देखो ये 3-4 टॉपिक होते हैं, उसके अंदर देखा जाए तो एक तरीके की कोडिंग डिकोडिंग ही मानता हूँ। देखो जैसे अल्फाबेट सीरीज हो गया, अल्फाबेट एनालॉजी हो गया, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, सब में क्या है, सब में आपको क्रमांक और रिवर्स ये दोनों अच्छे से याद होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन हो जाता है। देखो कैसे, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो आप कहोगे सर डी का क्रमांक 4, M का 13, P का 16, यहां से लिया फिर 6 12 और 14, ठीक है। यहाँ पे देखा अपन ने +2 आया, फिर यहाँ पे देखा तो -1 आया, और फिर यहाँ देखा तो -2 आया, यानी +2 -1 और -2। अगर डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो अगर J में +2 करूंगा तो 10 होता है, 10 और 2 12 यानी क्या आएगा L आएगा। और J में फिर -1 करेंगे तो J 10 होता है, 9 पे क्या आएगा I। और फिर -2 करना है किसमें, J में,
तो J 10 होता है, -2 करेंगे 8, यानी क्या आएगा H। तो LIH आपको कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर। हालांकि पहले लेटर से ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, ठीक है। तो एग्जाम में पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन करो, आंसर देखो, बस आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर अगर 10-11 की बात करें तो एक नंबर सीरीज आपको दी है, एक अच्छी सीरीज कह सकता हूं, जैसे 1 के बाद 2 और 2 के बाद 8। जब भी आपको कोई सीरीज मुश्किल लगे या अच्छी लगे तो आप उसको कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे इन चीजों की हेल्प मिल सके, ठीक है। जैसे 1 से 2 कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 गुणा 2 करने पे 2 आएगा। फिर 2 से 8 कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 गुणा 2, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। तो फिर एक वाली चीज भी ऐसी होनी चाहिए थी कि 1 से 2 कैसे आएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, हो सकता है आगे हो। जैसे 2 से 8 आया, 202 से 8 कैसे आएगा, 2 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता था क्या, 1 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाता, 2 आ जाता। यानी जो संख्या उसको आपस में पहले गुणा करके फिर लास्ट में उसी संख्या का स्क्वायर जोड़ना है। तो अगर 8 के बाद बात करें कि 8 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 8 गुणा 8 प्लस 8 का स्क्वायर। 8 गुणा 8 प्लस 8 का स्क्वायर नहीं बैठेगी बात, क्योंकि 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 8 गुणा 8 करेंगे तो ये देखो ऑप्शन में इससे बहुत सारी बड़ी होगी चीजें। लेकिन देखो एक सीक्वेंस और भी बन रहा है, पहले 1 से गुणा हुआ फिर 2 से हुआ, तो अब हो सकता है 3 से हो जाए। यानी 8 को कितने से गुणा कर दो, 3 से, और उसमें 3 का स्क्वायर जोड़ दो। तो 8 3 कितना होता है, 24, और 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33। कितना आएगा, 33। अब 33 ऑप्शन में है। अब ये आंसर को अगर आपको दोबारा चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ जाओ। जैसे 33 अब किससे गुणा होगा, 4 से, और इसमें क्या ऐड होगा, 4 का स्क्वायर। तो आना क्या चाहिए, 148। तो देखो 33 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 120 और 12 120 और 12 132। 132 में आपको 16 ऐड करना है तो कितना आएगा, 148। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब लॉजिक क्या है, जो भी संख्या दी है उसको पहले गुणा करो 1 से, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 से करो, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 से करो, फिर 3 का स्क्वायर। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये एक रैंकिंग का क्वेश्चन है जहां पे बोल रहा है कि समीरा संजय से लंबी है। तो देखो समीरा किससे लंबी है, समीरा संजय से लंबी है, तो समीरा को ऊपर रख दिया और संजय को नीचे। आगे बढ़ जाओ। पर सुशील से छोटी है, तो सुशील समीरा से भी छोटी, ठीक है, सुशील समीरा से भी लंबा है। सुनील समीरा के बराबर लंबा है, सुनील कहां पे आएगा, यहां पे, इसके बराबर, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। लेकिन संदीप से छोटा है, कौन, समीरा। समीरा जो है वो किससे छोटा है, संदीप से। अब देखो, अब यहां पर संदीप जो है वो सुशील से बड़ा है कि नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन इतना दे रखा है कि संदीप जो है वो सुनील से बड़ा है, इतना दे रखा है, ठीक है। एक बार साइड में लिख लिया। आगे देखो, जो सुशील जितना लंबा नहीं है, किसके जितना लंबा नहीं है, सुशील जितना लंबा नहीं है। कौन कौन नहीं है, संदीप। संदीप जो है, संदीप सुनील से तो लंबा है लेकिन सुशील से छोटा है, इसने साफ साफ कह दिया। तो अब सुशील सबसे ऊपर चला गया, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, संदीप। तो ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पर ये दोनों, और 4 नंबर पर ये। अब ये कहता है सबसे लंबा कौन है, तो सीधी सी बात है सबसे लंबा कौन है, आपका सुशील, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। तो ये एक साइलो का प्रश्न है, और साइलो के प्रश्न में सबसे पहले स्टेटमेंट से अपन क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम। तो देखो वेन डायग्राम बनाते हैं। इसने कहा ऑल स्टोन्स आर मेन, तो ऑल स्टोन्स आर मेन का ये वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला ऑल मेन आर टाइगर, तो ऑल मेन आर टाइगर का ये डायग्राम हो गया। अब आ जाओ कंक्लूजन पर। पहला क्या बोला, ऑल स्टोन आर टाइगर, क्या सारे स्टोन टाइगर दिखाई दे रहे हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल दे रहे हैं। ऑल टाइगर्स आर स्टोन, नहीं, देखो ये टाइगर इतना बड़ा है, स्टोन छोटा सा है, तो टाइगर का ऐसा स्टोन दिखाई भी नहीं दे रहा डायग्राम में भी, तो ये क्या हो गया, गलत। ऑल मेन आर स्टोन्स, हाँ देखो ये मेन कौन सा है, बड़ा वाला, स्टोन कौन सा है, छोटा वाला, तो मेन का ये ऐसा स्टोन दिखाई दे रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं, तो ये भी गलत हो गया। सम, ऐसे डायग्राम में सम के अंदर सारी चीजें सही होती है। क्लियर होगी ना बात, सम में हर एक चीज सही होगी, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो पहला और चौथा इसमें सही होगा, यानी आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी।
क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें से प्रश्न आकृति निहित है, यानी एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। तो ये जो आकृति आपको अगर आप देखोगे गौर से तो ऑप्शन नंबर सी से मिल जाएगी। देखो ये वाला टुकड़ा, अगर इस टुकड़े की बात करें तो ये आपको सबसे नीचे दिखाई देगा। फिर इन दो की बात करें तो एक टुकड़ा ये रहा और एक ये रहा। इस बाकी जो मैंने व्हाइट ड्रॉ किया इस व्हाइट से हटा दोगे तो आपको बीच वाला हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 15 की, तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है। मैंने आपको बार बार बताया कि पेपर कटिंग और फोल्डिंग के अंदर आप मिरर का यूज करें। जैसे आपको सबसे पहले ये अनफोल्ड करना है, ये अनफोल्ड करना है तो मिरर कहाँ लगाओगे, यहाँ पे। ये यहाँ पे मिरर लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से दो डॉट दिखाई देंगे। अब देखो 2 और 2 4। अब और खोलेंगे तो आपको 2 डॉट ऐसे दिखाई देंगे क्योंकि ये भी तो फोल्डिंग खुलेगी, तो ये डॉट आपको यहाँ दिखाई देंगे। और ये जो कट है ये कट ठीक ऐसा ही दिखेगा ऊपर की ओर भी। तो देखो ये कट तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉर्नर पे भी कट नहीं आएगा। देखो ये ऑप्शन सिर्फ कट की वजह से हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये कट लगा है तो ऊपर सेम कट आपको दिखाई देगा, यानी इस तरीके का कट दिखाई देगा। क्लियर हो गई बात। और राइट और लेफ्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मिरर इधर लगाएंगे तो एक कट इधर भी आएगा और इधर कट आएगा तो इधर वाला कट भी आपको दिखाई देगा। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन इतने गंदे बनाए थे कि आप देखते ही क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे, तीनों ऑप्शन। ठीक है, और आराम से हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो एक अच्छा प्रश्न है, ओपी में नोट डाउन जरूर करें। 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 74। तो देखो 7 और 4 दो संख्याएं लिखी इसने किससे, 16 डिवाइड बाई 4 से। तो 7 कैसे आएगा, इसका डिजिट सम आएगा, 1 और 6 7 आ गया। और 4 कैसे आएगा, अगर मैं 16 को डिवाइड कर दूं 4 से तो कितना मिल जाएगा, 4। यही लॉजिक आपको देखो आगे भी देखने मिलेगा। 21 डिवाइड बाई 7 यानी 2 और 1 3 आ जाएगा। और फिर 21 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा, देखो 33 आ रहा है। इसी तरीके से देखो 81 डिवाइड बाई 9, 8 और 1 कितना आ गया, 9 आ गया। और 81 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिमिलर अगर लॉजिक अपन लगाएंगे 55 डिवाइड बाई 5 से, तो देखो पहला तो क्या था, इन दोनों का डिजिट सम यानी कितना आ जाएगा, 10। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, इस 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11। तो 10 11 आपका आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 17 की, तो ये आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है कि ये जो ट्राइंगल है वो तो है डांसर, और ये जो स्क्वायर है वो क्या है, स्टूडेंट, और ये जो सर्किल है वो क्या है, सिंगर। प्रश्न में दिया गया है कि बी क्या है, बी किसको प्रेजेंट करता है। तो बी बेसिकली कहां पर है, तो आप बोलोगे सर बी है ट्राइंगल में, तो बी डांसर तो होगा ही होगा। पहली बात तो क्लियर होगी कि बी डांसर होगा। और ये जो बी है वो इस स्क्वायर में भी आ रहा है, इसका मतलब वो स्टूडेंट भी होगा। लेकिन ये बी सर्किल में नहीं आ रहा, यानी बी जो है वो एक स्टूडेंट होगा और डांसर होगा, लेकिन सिंगर नहीं होगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट्स हु आर डांसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो एक कैलेंडर से क्वेश्चन लिया गया है। जब भी ये बीते हुए कल से और आने वाले कल का क्वेश्चन आए तो आप 3 डॉट पहले से बना ले। कौन से 3 डॉट, ये वाले, कि आज यानी टुडे, आने वाला कल यानी टुमारो, और बीता हुआ कल यानी यस्टरडे। क्योंकि ये जो प्रश्न है वो इन्हीं 3 दिनों के आगे पीछे घूमते हैं। अब देखो इसने क्या कहा, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो बीता हुआ कल ये है, इससे 2 दिन पहले तो आप 2 दिन पीछे चले गए। पहले का दिन सोमवार था, तो यानी ये दिन कौन सा था, आप बोलोगे सर ये दिन मंडे था। क्या था, मंडे। अगर आने वाले परसों, आने वाला परसों कौन होगा, ये तो कल होगा और ये परसों होगा। आने वाले परसों के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद बोला है तो देखो याद रखना, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी वाह वाला जो साउंड आए तो आपको एक कम आगे बढ़ना होता है, जो भी नंबर दिए हैं। इसके अलावा सब में जो नंबर दिए हैं उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ जाओ। जैसे 3 दिन बाद बोला है तो यहाँ पे कोई तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा साउंड नहीं आ रहा। 3 दिन बाद बोला तो सीधा सीधा 3 आगे बढ़ जाओ, यानी परसों से 3 आगे बढ़ गए। और ये दिन आपको बताना है कि ये कौन सा है। ये देखो मंडे है तो ये होगा ट्यूसडे, ये होगा वेडनेसडे, ये फ्राइडे, सॉरी ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, और यह क्या आ गया आपका ट्यूसडे। वापस से क्या आ गया, मंगलवार, यानी बालाजी का वार। इसी बात पे जय श्री राम।
ठीक है, जय श्री राम तो कर ही देना आज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 19 की, तो ये बोला गया है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए इस क्या है, ये क्रिसमस है क्या, सबसे प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यानी ये कोई जो वर्ड दिया है उस वर्ड से ऐसा कोई नया लेटर आपको दिखना नहीं चाहिए जो इन चार ऑप्शन में से दिखेगा। ठीक है, वो कौन सा है आपको ऑप्शन वो बताना है। तो अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर सी में, देखो सी है, ठीक है, आर है आपके पास है, लेकिन यू कहां से आएगा, इस पूरे वर्ड में यू नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि यू आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बात करते हैं। तो इसने कहा कि 9 3 4 6 से 29 आया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें पुट करें, यानी कौन से सिंबल को अपन रखें कि आंसर आ जाए। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो आप देखो 9, फिर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 3, फिर क्या है माइनस तो 4, फिर क्या है प्लस तो 6। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना आ गया 27, माइनस का 4 प्लस का 6, तो ये दो तो प्लस के हो गए, एक तो 27 और ये 6, तो ये हो गया 33। ठीक है, और 33 में से आप क्या माइनस कर दो 4, तो 33 में से 4 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 29। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका एक डाइस का दिया गया है, और जब भी आपको इस तरीके के दो डाइस दिखे, यानी डाइस दो अलग अलग नहीं होंगे, एक ही डाइस के दो रूप आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि कितनी चीजें कॉमन है। ठीक है, तो आप कह रहे हो सर इसमें एक तो 6 है, किसका अपोजिट पूछा है ये नहीं देखना है, कितनी चीजें कॉमन है ये देखना है। तो आप बोलोगे सर दो चीजें कॉमन है। जब भी दो पासे दिखाई दे और उसमें दो चीजें कॉमन आ जाए, तो आप इस लॉजिक को याद रखना कि जो चीजें बच गई वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, जो चीजें बच गई वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, या 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कॉमन आते हैं तो क्या करते हैं ये भी बता रखा है, जब तीनों कॉमन ना आए तो क्या करते हैं वो भी बता रखा है। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, जो कि एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कहा कि ABCD बहनें, यानी बहनें होने का मतलब तीनों लड़कियां हैं, और लड़कियों को मैं फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा और मेल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसे, प्लस से। ठीक है, चारों लड़कियां हैं, चारों बहनें हैं, तो बहनें तो एक ही जनरेशन की होगी, पहली बात तो सबको बराबर दिखा दो, सब पे माइनस आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो, F T का भाई है। अब देखो T और F जुड़ा हुआ नहीं है, तो अपन आगे बाद में सोल्व करेंगे इस लाइन को। M और T C की पुत्री है, M और T दोनों बहनें होंगी तभी तो C की पुत्री होगी, M और T C की पुत्री है। ठीक है, अब देखो T आ गया तो F T का भाई है, तो ये देखो ये भाई हो गया F प्लस। ठीक है, N A की बहन है, N किसकी बहन है, A की, तो ये N आ गया एक और। तो C N से किस प्रकार संबंधित है, C कहां पर है, ये रहा, तो N का क्या हुआ, N की वो सिस्टर ही तो हुई। ठीक है, यही आपसे पूछा, आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे, जहां पे बोला है कि D इक्वल टू 12, AGE इक्वल टू 39। क्रमांक लिखोगे तो आपको बातें आराम से समझ में आएगी। जैसे D का क्रमांक होता है 4, 4 से 12 कैसे आता है, मल्टीप्लाई 3 करने पे, तो जो भी प्लेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई 3 किया गया, ये बात तो कंफर्म है। जैसे 1 की 1 होती है, G की 7 होती है और E की 5 होती है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसका करेंगे 21 और इसका 3, अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो 39 मिल जाता है। यानी जो भी प्लेस वैल्यू उसका 3 गुना करके जोड़ दो, या पहले जोड़ दो फिर 3 गुना कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर आपको JADE का पूछा है तो J का क्रमांक 10 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है और E का 5 होता है। इन सबको ऐड करके मल्टीप्लाई 3 कर दो, या पहले से 3 मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, बात एक ही है। ठीक है, देखो 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 गुना 3 कितना जाएगा 60। ठीक है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एक सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि 7 17 41 और 85 इसके बाद क्या आएगा। तो देखो 7 से 17 कैसे आता है, तो आप बोलोगे सर 7 से 17 आता है मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। ठीक है, और 17 से 41 कैसे आता है, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस का 7, तो कितना आ जाता है 41। फिर 85 कैसे आता है, तो आप कहोगे सर 41 इंटू 2 और प्लस 3 कर दो, तो 82 और 3 85 हो जाएगा। यानी देखो आप ये लॉजिक वापस रिपीट हो गया, तो अब आगे ये लॉजिक आएगा, यानी 85 किससे मल्टीप्लाई होगा,
2 से, और 8 क्या होगा 7। 85 को 2 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है, पहले 80 को 2 से करो तो 160, फिर 5 को 2 से कर दो तो 10, तो 160 प्लस 10 कितना हो गया 170, और 170 में 7 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 177। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगर आज के लास्ट क्वेश्चन 25 की बात करें तो मैं तो कहता हूं कि ये आज का सबसे अच्छा पर्सन है, कोडिंग डिकोडिंग का एक बेहतरीन पर्सन है जिसे आपको नोट डाउन करना चाहिए। ये कह रहा है कि रिवर को ये कोड किया गया, तो देखो रिवर की बात करें RIVER, तो इसके अंदर क्या है आपको पता है कि वोवेल कौन कौन से होते हैं AEIOU। ठीक है, ए का क्रमांक कितना, ए को अगर मैं 1 दूंगा तो 2 को कितना मिलेगा 2, आई को 3, ओ को 4 और यू को 5। तो AEIOU को तो इसने ऐसे कोड किया है, यानी देखो आई को अगर मैं बात करूं तो 3 लिखेगा, ई को क्या लिखेगा, ई को 2 लिखेगा। लेकिन बात है कि आर को, वी को और आर को क्या कोड किया गया। आपको पता है कि आर का उल्टा क्या होता है आई, आर का अपोजिट क्या होता है आई, जैसे ए का जेड होता है वैसे आर का क्या होता है आई। इसी तरीके से वी का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे ई होता है, क्या होता है ई, और आर का उल्टा क्या होगा, फिर से आई हो जाएगा। अब देखो आई का क्रमांक होता है 9, ई का होता है 5 और आई का 9। आप देखो इस 9 में भी इसने फिर एक ऐड किया, तो 9 प्लस 1 कितना आ गया 10, और आई का तो 3 है ही, और ई का 5 है तो 5 में एक ऐड होगा पहले, तो कितना आ जाएगा 6, फिर ई का 2 आ गया, और फिर आई 9 है तो 9 में प्लस 1 आ जाएगा 10। क्या यही दिया हुआ है क्या, 10 3 6 2 10, 10 3 6 2 10, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट, उनको पहले क्या करना है रिवर्स करके उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और उसमें एक ऐड करना है, ये तो कॉन्सोनेंट का लॉजिक है। और वोवेल का लॉजिक क्या होगा, जैसे AEIOU ये वोवेल होते हैं, रीजनिंग में यही वोवेल है, इंग्लिश में अलग होते होंगे, बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में AEIOU वोवेल नहीं होते हैं, इनका साउंड वोवेल होता है। ठीक है, खैर उन बातों को छोड़ो, रीजनिंग के हिसाब से AEIOU आपका क्या है वोवेल है। तो ए को क्रमांक 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 3 4 5। तो इस वर्ड में जो क्या थे वोवेल थे, यानी वोवेल को क्या कहते हैं स्वर को तो क्रमांक दे दिया अपन ने इस हिसाब से। और जो व्यंजन थे तो व्यंजन का पहले तो उल्टा किया, यानी जैसे आर का उल्टा क्या होता है आई, और फिर उसमें एक ऐड किया। क्लियर होगी बात, लॉजिक क्लियर है। अब आ जाओ इस पे, जो पेट्रोल आपको क्वेश्चन दिया है, तो ई का तो लिख दो पहले, क्योंकि ई तो व्यंजन है, सॉरी स्वर है, और ओ भी आपका स्वर है, तो ये 2 लेटर तो अपन लिख देते हैं, क्या पता बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। जैसे ई का तो कितना आ जाएगा 2, और ओ का कितना आ जाएगा 4, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसमें दूसरा तो होगा 2 और 3 4 5, पांचवा होगा 4, तो 2 और 4, 2 और 4, केवल इसी ऑप्शन में और कहीं नहीं है। मैं इनको एलिमिनेट भी कर सकता हूँ, पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, फिर भी अगर आगे करना चाहें तो जैसे पी का उल्टा क्या होता है के का क्रमांक होता है 11, तो 11 प्लस 1 कितना आ जाएगा 12, फिर ई का 2 है ही। फिर टी की बात करें तो टी का उल्टा लो जी, टी का उल्टा क्या होता है जी का क्रमांक होता है 7, 7 प्लस 1 8। आर का उल्टा क्या होता है आई का होता है क्रमांक 9, 9 प्लस 1 10, फिर ओ का अपना 4 आई गया, और उसके बाद एल का उल्टा क्या होता है ओ का क्रमांक होता है 15, 15 प्लस 1 16, तो 12 2 8 10 4 16, 12 2 8 10 4 16, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। तो ये था आज का आपका मॉक टेस्ट नंबर आई थिंक 845। आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।